अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरबर। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल में से हम जो है वो एक टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, जो साइटोप्लाज्म का टॉपिक है या साइटोप्लाज्म ऑर्गेनली जो है हमारे पास 10 के करीब जो हमारी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में दी गई है, जिनमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बाद जो आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको आज समझना है, सीखना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो EMCAT के अंदर एंट्री के अंदर या अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें MCQs के शक्ल में माइटोकॉन्ड्रिया में से आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको इस तरह से स्टार बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये MCQs के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं, और जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल का जो है वो पावर हाउस है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी इसको हम जो है वो पावर हाउस के नाम से भी याद करते हैं कि भाई पावर हाउस ऑफ जो सेल है वो कौन है, तो वो हम कहेंगे कि भाई वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी ये जो है वो टॉपिक है, यानी MCQs के हवाले से। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, कॉन्ड्रियोसोम्स, और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस। अब पावर हाउस क्यों कहते हैं ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी। दूसरा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूनिवर्सली प्रेजेंट है, यानी जितने भी आपको एनिमल्स मिलेंगे या आपको जो है प्लांट्स मिलेंगे, सब के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है जी। तो यानी ये यूनिवर्सली प्रेजेंट है, चाहे साइटोप्लाज्म किसी का भी हो, सिवाय प्रोकैरियोटिस के, यानी बैक्टीरिया और सिनोबैक्टीरिया जो बिफोर यूकैरियोटिस थे, जिनमें जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, तो ट्रू सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। तो उनके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, उनके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिलेगा, और ये क्या है, यूनिवर्सली प्रेजेंट है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी है, ये भी MCQs में आ सकता है कि इसकी जो साइज है 0.2 से 1 नैनोमीटर तक इतनी इसकी साइज हो सकती है भी। यहाँ ये 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, यानी 0.12 नैनोमीटर तक या 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग जो है इसकी साइज होती है। उसके अलावा इसके अंदर एक और जो चीज़ है कि ये दिखता कैसे, इसकी शेप कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ये सारे के सारे तकरीबन उसकी हाफ साइटोप्लाज्म को कवर करते हैं, यानी उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसकी अपीयरेंस मुख्तलिफ होती है, डिपेंड करता है कि भाई सेल किस टाइप का है। तो जैसे कि ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स के मतलब है पॉइंट्स, जिस तरह हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ा था, या अभी तक मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, बहुत जल्दी हम बना देंगे। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर आपको पता है कि भाई स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है उसके ऊपर आप देखेंगे कि डार्ट्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह भी हो सकता है कि डार्ट्स की तरह हो, या ये इस तरह हो सकता है कि ये वेसल्स हो। वेसल्स किसको कहते हैं, बैग्स को। आगे हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे गोल की एपैरेटस पर, तो वहाँ हम आपको बताएंगे, या लाइसोम्स पर, कि वहाँ पर एक बैग नमा बना हुआ होता है। वो बैग क्या करता है कि वो चीज़ को अंदर ले आता है, या अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ बनी हुई है तो उसको वो बाहर लेके जाता है। तो ये ग्रेन्यूल्स यानी पॉइंट्स में होते हैं, ये वेसल्स में होते हैं। रॉडलेट्स मतलब ट्यूब लाइक या रॉड जो बड़ी हुई होती है जिनकी तरह, इस तरह भी ये होते हैं। और दूसरा, ये धागों की तरह, थ्रेड्स की तरह भी मिलते हैं हमें, और ये स्ट्रिंग्स यानी रस्सों की तरह भी हमें मिलते हैं। तो अपीयरेंस इसकी जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि सेल पे डिपेंड करता है कि सेल किस तरह हो। ये ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं, वेसल्स भी हो सकते हैं, रॉडलेट्स भी हो सकते हैं, थ्रेड्स भी हो सकते हैं, और स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये जो है
ये होता है टू मेम्ब्रेन, यानी इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। दोनों ही मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्लियर होती है, इनर मेम्ब्रेन थोड़ी सी वैसे होती है यानी अनक्लियर होती है, लेकिन इसके अंदर भी दो मेम्ब्रेन है, बाथ मेम्ब्रेन है। और ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन से। तो इसको याद करना है कि ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन से। तो पहले ही पॉइंट जो है पावर हाउस आपने ये एमसीक्यूज में आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन आपको आता भी होगा कि लिपो का मतलब है लिपिड और प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन। और तीसरी जो पॉइंट हमने यहाँ लिखी है कि ये क्या है कि ये कॉन्ड्रियोसोम्स है या इसको पावर हाउस भी कहते हैं। अब जैसे लिपोप्रोटीन है तो आपको पता ही होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सेल लीमा जो होती है उसको जो है वो किस चीज़ से बनी होती है? एक होती है फास्फोलिपिड से और दूसरी होती है प्रोटीन से। तो इसलिए यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये किससे बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से। उसके अलावा एक और चीज़ है कि इसके अंदर जो रेस्पायरेशन होती है, इसके अंदर क्या होती है? रेस्पायरेशन। जो इसके अंदर हम रेस्पायरेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं निशान लगा देता हूँ कि इसके अंदर जो रेस्पायरेशन है वो होती है एरोबिक। वो क्या होती है? एरोबिक। अब एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब है एरोबिक और एक होता है एन एरोबिक। एरोबिक का मतलब ये है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जाए, और नॉन एरोबिक या एन एरोबिक का मतलब ये है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की अनप्रेजेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में हम रेस्पायरेशन करें। तो अब रेस्पायरेशन क्या होती है मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि रेस्पायरेशन का कुछ लोगों को ये यानी ये समझना है या आज तक ये हमारे जहन में आ रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, तो इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। ये रेस्पायरेशन नहीं है, ये ब्रीथिंग कहलाती है। यानी कि क्या कि ऑक्सीजन हमने अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाला, तो ये होती है ब्रीथिंग। या इसको हम कहते हैं कि भाई एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। इंशाल्लाह 14 चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट, उसमें हम ये क्लियर कर देंगे। तो भाई रेस्पायरेशन क्या है? तो रेस्पायरेशन हम इसको कहते हैं कि जो हमने खाना खाया उस खाने को ब्रेक डाउन करना, फूड को हम ब्रेक डाउन करें और ब्रेक डाउन करने के बाद हम उसमें से क्या निकालें? एनर्जी, एटीपी निकालें। ठीक है जी, एटीपी निकालें, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम जिसमें से बनाएं, यानी फूड को तोड़ के अगर हम खाने में से एनर्जी बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। तो ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पायरेशन होती है वो होती है एरोबिक फॉर्म में। वो किस में होती है? एरोबिक फॉर्म में। उसके अलावा एक और चीज़ जो इसके अंदर याद रखनी है, ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि एमसीक्यू आता है, वो होता है क्रिस्टाई। वो क्या होता है? क्रिस्टाई। क्रिस्टाई क्या होता है? आइए देखते हैं। ये यानी ये देखें, ये मैंने एक जो है माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर बनाई हुई है। अब इसमें ये जो है, ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ फोल्डिंग से, ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ फोल्डिंग से, तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टाई। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टाई। यानी ये जो फोल्डिंग्स इतनी बनी हुई है या कंपार्टमेंट्स जो है, या हम इनको दूसरा नाम देते हैं कि ये क्या है? इनकम्प्लीट पार्टीशन से। ये क्या है? इनकम्प्लीट पार्टीशंस जो हमारे अंदर मौजूद है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उनको हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहेंगे कि भाई ये हमारे हैं क्रिस्टाई। उसके अलावा इसके अंदर जो है आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो इस तरह का फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। अब इस फ्लूइड को जो है वो हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट पार्टीशंस जो है या कंपार्टमेंट्स जो है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ बनी हुई होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। उसके अलावा इसका जो है एक और जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि इसके पास अपना डीएनए होता है। डियर हैज ऑन डीएनए, यानी इसके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से कि एक माइटोकॉन्ड्रिया, आपको इतना तो पता है कि भाई न्यूक्लियस जो होता है उसके पास डीएनए होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनके अंदर अपना डीएनए होता है। उनमें एक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। अब इस डीएनए से वो क्या करेंगे कि देखिए, सेल डिवीजन के बगैर
यानी डायरेक्टली वो अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहे, अपने लिए प्रोटीन बनाना चाहे, कोई चीज़ साइंटिस्ट करनी चाहिए, तो डीएनए को यूज़ करके वो चीज़ अपना हासिल कर सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियस पर ये इतना डिपेंड नहीं करेंगे अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास अपना ओन डीएनए होता है। इसी तरह जो हमारे पास साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट है सॉरी, उसके पास भी अपना डीएनए होता है न्यूक्लियस के अलावा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यानी कि न्यूक्लियस के अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास भी डीएनए है, और क्लोरोप्लास्ट है तो उसके पास भी डीएनए है। उसके बाद आगे चलते हैं, यानी इसी चीज़ को दूसरा नाम क्या देता है, दूसरा नाम क्या दिया गया है, वो है सेमी ऑटोनमस एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये आधा खुद मुख्तियार है। आधा खुद मुख्तियार क्यों है? ऑटोनमस का मतलब है खुद मुख्तियार, सेमी का मतलब है आधा। वो क्यों है आधा खुद मुख्तियार? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है। ठीक है जी। और उसके अलावा एक चीज़ और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि जो चाइल्ड या जो बर्थ होती है तो वो मेल और फीमेल के गैमेट्स को मिलाने के बाद ही होती है। तो हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है जब वो ट्रांसफ़र होता है यानी चाइल्ड में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है। ठीक है, अभी इस पे माशाल्लाह रिसर्च चल रही है, लेकिन फिलवक्त जो आपके जो कोर्स में जो शामिल है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चे में जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मदर से जाता है। यानी अगर हम पीछे जाएंगे तो मदर के बाद ग्रैंड मदर, उसके बाद उसकी माँ, उसके बाद उसकी माँ, फादर से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता। ये किस तरह होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में फीमेल में से आता है या मेल में से या फादर में से आता है या मदर में से, तो आपने बताना है कि मदर में से। वो किस तरह होता है कि यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ, तो मैं आपको ऊपर यानी कि समझा देता हूँ कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस तरह से यानी कि वो बना सकते हैं। ज़रा मैं आपको यानी यहाँ से नीचे, यहाँ नीचे मैं दोबारा से बना देता हूँ, बनी तो पहले हुई है कि यहाँ पर एक एग होता है। यहाँ पर क्या होता है? एग होता है। अब ये एग हो गया या ओवम हो गया, ठीक है जी, ये एग हो गया या ओवम हो गया। अब इस एग या ओवम में अगर हम स्पर्म भेजें तो स्पर्म इस तरह से मूविंग होगा जाता है स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ होती है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि ये जो स्पर्म है यहाँ एग तक जा सके। इस एग तक स्पर्म को पहुँचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एग और एग तक स्पर्म पहुंच जाएगा तो ये जो पीछे वाला जो पार्ट है ये हिस्सा यहाँ एंटर नहीं होता। ये आगे वाला हिस्सा, सिर्फ ये हिस्सा जो है वो एग में एंटर होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो फीमेल के अंदर मौजूद है, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो चाइल्ड के अंदर मौजूद है, वो कहाँ से आई? मदर से। वो कहाँ से आई? मदर से। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने कर दी कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनिमल में अगर मौजूद है, ठीक है, तो वो कहाँ से आया है? मदर से। माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनिमल में जो आया है तो वो कहाँ से आया है? मदर से आया है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो भी खाना अंदर आता है, अंदर आने के बाद उस खाने को जो तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? वो एनर्जी अगर स्टोर होगी तो वो कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। स्टोर एनर्जी कहाँ होती है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब भी, ठीक है, जब भी हमें उस एनर्जी की ज़रूरत हो और जहाँ भी अगर हमें उस एनर्जी की ज़रूरत हो तो माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा उस बॉडी के हिस्से की तरफ के भाई जाएं, उसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं कि भाई ये हमारा क्या है? पावर हाउस है। ये हमारा क्या है? पावर हाउस है। तो इसी तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया को सारे को यानी कि वो कर दिया। मैं दोबारा से इसके अहम पॉइंट्स जो एमकेट के अंदर आ सकते हैं, जो एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? कॉन्ड्रोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दूसरा, अगर कोई यानी सवाल आ जाए कि भाई पावर हाउस किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत ही यानी कि अहम है। और एक और बात जो हमसे रह गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कांस्टेंटली मूविंग करता है, यानी इसकी जो मोशन होती है वो कांस्टेंटली मोशन में होता है।
क्यों कांस्टेंटली मोशन में होता है? क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता रहता है। तो दूसरी इसकी जो पॉइंट है वो क्या है कि रेस्पिरेशन की किस तरह होगी? वो होगी एरोबिक, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसकी रेस्पिरेशन होगी। तो दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी जो पॉइंट हमें पता है कि इसका जो ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है या कंपार्टमेंट वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? जी, उसको हम कहेंगे क्रिस्टाइन। तो तीसरी ये पॉइंट हो गई। चौथी जो पॉइंट है इसकी तो वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस है या उसके अंदर क्या है? डीएनए मौजूद है। तो चौथी इसकी ये अहम पॉइंट है। पांचवी इसकी पॉइंट क्या है कि भाई इसके पास दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है और दोनों मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से। किससे बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से। तो हमें पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? लिपोप्रोटीन से। तो पांचवी पॉइंट इसकी हो गई। और जो छठी पॉइंट इसकी ये है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ट्रांसफर होता है चाइल्ड में, तो वो किसके थ्रू होता है? वो होता है मदर के क्रोमोसोम्स वाला जो हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमें बच्चे के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देता है। और छठी जो हमने पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन की कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खाने को ब्रेक डाउन करता है, एटीपी बनाता है जो हमारे लिए एनर्जी का काम करती है। तो ये 6 के 6 पॉइंट जो है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम्स और पावर हाउस और कांस्टेंटली मोशन, रेस्पिरेशन एरोबिक में, क्रिस्टाई, उसके अलावा डबल मेम्ब्रेन जो बनी हुई है लिपोप्रोटीन से, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास न्यूक्लियस के अलावा डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चे में जाता है वो किससे जाता है? मदर से। तो इनको अच्छे से याद करें इंशाल्लाह एमकेट के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।